हेलो बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट उसका चौथा चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन, इसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो मैं दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे समझो कि इस एक वृत्ताकार ये कोई मैदान है, ठीक है ना, और इसकी ये एक बाउंड्री बना दी हमने, है ना, जैसे कोई चौक वगैरह लगा के या वो होते हैं ना, क्या नाम है, पाउडर होता है सफ़ेद पाउडर, वो बिछा दिया और इस पे कोई साइकिल चला रहा है। क्या कर रहा है? इस पे कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। या ऐसे समझो एक बच्चा जैसे साइकिल चला रहा है इस पे, है ना, इस वृत्ताकार पथ पे। अब अगर माना उसकी साइकिल गिरती है ना, वो गोल 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 चला रहा है ऐसे, अगर उसकी साइकिल गिरेगी तो बताओ कहाँ गिरेगी वो साइकिल? वो हमेशा किधर की तरफ गिरेगी? अंदर की ओर गिरेगी, है ना। कहाँ गिरेगी? वो अंदर की ओर गिरेगी। यानी वो पलटी खाएगा बच्चा तो किधर खाएगा? वो इधर की तरफ खाएगा। उसके चांसेस किधर की तरफ ज़्यादा है ना, अंदर की तरफ पलटी खाने के, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो कि एक लोटा है, ठीक है ना, इस लोटे में पानी भरा हुआ है। अगर आप इस लोटे को ऐसे हाथ में पकड़ के और ऐसे वृत्ताकार घुमा रहे हो, है ना, और धीरे धीरे घुमा रहे हो, बहुत धीरे 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 धीरे, तो जैसे ही आप ऊपर लाओगे, यहाँ पे लाओगे, इस पॉइंट पे लाओगे इसको, है ना, तो इसका पानी नीचे फैल जाएगा आपके ऊपर, आपको क्या कर देगा? गीला कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जो लोटा है ना, इसको अगर आप तेजी से घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो? आप तेजी से घुमा रहे हो, है ना, तो ये पानी नहीं फैलेगा, है ना। नोट किया होगा आपने, तो ये पानी नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा बताओ? है ना, ऐसे समझो बेटा कि जब ये इस बिंदु पे है ये लोटा, है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है ना, मुंह किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, ऐसे समझो आप, है ना, ठीक है। ये लोटा है, ये नीचे की तरफ है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो ये ऐसे माना इस दिशा में घुमा रहे हैं हम इसको, है ना, तो इस बिंदु पे जो होगा, है ना, इसका जो वेग होगा वो इसके स्पर्श रेखा के दिशा में होता है कि नहीं होता है ना। तो इसके अंदर जो वजन है ना, जो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, वो कि किस डायरेक्शन में फोर्स का अनुभव कर रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स का अनुभव कर रहा है, टेंजेंशियल, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो वजन है, इसके अंदर जो पानी का वजन है mg, वो नीचे की तरफ है। लेकिन ये जो बल है ना, क्योंकि हम इसको तेजी से घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो बल है इसकी मात्रा इसकी अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है ना। तो इसलिए ये पानी इसमें से नहीं फैलेगा, क्योंकि तुरंत हम अगली पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर अगली पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर अगली पोजीशन पे आ जाएंगे। और अगर माना धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या है? कम होगा, तो पानी क्या हो जाएगा? आपके ऊपर गिर जाएगा, है ना। तो देखो एक समान वृत्तीय गति के ये छोटे से उदाहरण है। यानी जैसे एक बच्चा अगर गोलाकार पथ में साइकिल चला रहा है ना, गोल, बिल्कुल गोल इस पे, तो किधर की तरफ अगर माना वो गिरती है उसकी साइकिल, तो किधर की तरफ गिरेगी? अंदर की ओर। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चा है जब ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गति करती है तो जो त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किसकी ओर होता है? केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखो जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। शब्द एक समान उस चाल के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, यानी स्पीड सेम है उसकी, है ना। देखो बेटा जब ये ऐसे घूम रहा है वृत्ताकार पथ पे, जब ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो सिर्फ इसकी स्पीड सेम है। क्या सेम है? स्पीड सेम है, जबकि वेग जो है वो बदल रहा है, हर बिंदु पे बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? कि चाल का परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है ना। दिशा कैसे होती है? टेंजेंशियल होती है, स्पर्श रेखीय होती है ना। तो देखो हर बिंदु पे दिशा क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो वेग है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है।
तो इसमें यही कहा गया है कि शब्द एक समान उस चाल के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ, स्पीड के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है जो वस्तु की गति की अवधि में एक समान रहती है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी इसकी हर क्षण क्या हो रही है, बदल रही है। क्यों बदल रही है? दिशा की वजह से, क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है वेग की। माना कि चित्र 4.19 के अनुसार, है ना, ये जो नीचे चित्र दिखाया गया है इसके अनुसार कोई वस्तु एक समान चाल v, है ना, एक समान यूनिफॉर्म स्पीड इसकी क्या है, v है, और r त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश गतिमान है ना, क्या है, उसकी जो रेडियस है उस वृत्ताकार पथ की वो कैपिटल R है। क्योंकि वस्तु के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना, क्यों हो रहा है ना, वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, अतः उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, वेग हर क्षण बदल रहा है, किसकी वजह से बदल रहा है, दिशा की वजह से बदल रहा है, तो फिर त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है उसमें, क्योंकि वेग में परिवर्तन जहाँ उत्पन्न हो जाता है वहीं त्वरण पैदा हो जाता है। तो हमें त्वरण का परिमाण और इसकी दिशा ज्ञात करनी है, यानी त्वरण का क्या परिमाण होगा और उसकी क्या दिशा होगी, है ना। देखो बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है ना, इसको ध्यान से समझेंगे अपन तो बेटा पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें बताया गया है, माना r व r डैश तथा v व b डैश कण की स्थिति तथा गति सदिश हैं, है ना। r और r डैश तो क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, और v और b डैश क्या है, उसके वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। कब हैं ये? जब वह गति के दौरान क्रमशः बिंदुओं p व p डैश पे, है ना। देखो जब वो p पे है, ये रहा, जब वो बिंदु कहाँ पे है, p पर है वो वस्तु, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो ये r है ना, और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, मैंने बताया ना कि ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। ये जो ब्लू डॉट लाइन दिखाई गई ये वृत्ताकार है, तो इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होगी तो ऐसे होगी कि नहीं होगी, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर ये पी डैश बिंदु पे देखो आप, है ना, पी से गति करता हुआ कहाँ पहुंच गया वो वस्तु पी डैश पे पहुंच गई, तो पी डैश पे उसका स्थिति सदिश क्या है, आर डैश वेक्टर है, और उसका अब यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे खींचेगी ना, ठीक है ना, गति की दिशा में। तो ये क्या हो गई, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर v डैश हो गया, है ना। तो इसमें यही बता रहा है कि माना r व r डैश तथा v व b डैश कण की स्थिति तथा गति सदिश हैं जब वह गति के दौरान क्रमशः बिंदुओं p व p डैश पर है। चित्र a में दिखाया गया है। परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु पर कण का वेग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश गति की दिशा में होता है, ठीक है। चित्र 4.19 A1 में वेग सदिशों v तथा v डैश को दिखाया गया। ये A1 है और ये A2 है। इसमें वेग सदिश ये v हो गया p पर, और p डैश पे क्या हो गया, v डैश हो गया। v व b डैश को दिखाया गया है। चित्र 4.19 A2 में सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग करके डेल्टा v निकाला गया। अब देखो बेटा इसमें ऐसे समझो आप, है ना, कि v की डायरेक्शन ये है, v की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये वाली डायरेक्शन है v की, ठीक है ना, ये v की डायरेक्शन है, और ये v डैश की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, v डैश की डायरेक्शन है। ये v है और ये v डैश है ना। तो v डैश कब आ रहा है, जब v में डेल्टा v परिवर्तन हो रहा है। v में क्या परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा v का जब परिवर्तन हो रहा है तब क्या मिल रहा है हमको, v डैश मिल रहा है। यानी v में डेल्टा v जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, v डैश मिल रहा है ना। तो देखो बेटा ये रहा कि ये आपका v है ना, देखो ये v है ना, तो डेल्टा v किधर होगा, क्योंकि ये v डैश है, ये परिणामी हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे देखो ये परिणामी है, तो इसका और इसका परिणामी ये होगा त्रिभुज के नियम के, है ना, क्योंकि देखो इसकी v डैश किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये v डैश हो गया, ये क्या है, v डैश है ना। अब v डैश किस किस का परिणामी सदिश है, v का और डेल्टा v का। तो देखो v और डेल्टा v कैसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ये डेल्टा v हो गया, तभी तो ये और ये जोड़ के ऐसे बनेगा त्रिभुज के नियम से, है ना। देखो ऐसे और ये ऐसे और फिर ये ऐसे, है ना। तो अब इसमें v प्लस डेल्टा v किसके बराबर हो गया, v डैश के बराबर हो गया, है ना। तो ये v है, ये डेल्टा v है, और ये क्या है, v डैश है ना। तो आप देख रहे हो ना इसमें डेल्टा v कैसे है, इस तरह से है ना। ये डायरेक्शन है डेल्टा v की, ये डायरेक्शन है डेल्टा v की, है ना। तो बस यहाँ ध्यान रखने की चीज है ये। देखो तो चित्र
4.19a2 में सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग करके डेल्टा वी निकाल लिया हमने। ये डेल्टा वी हो गया हमारा, डेल्टा वी निकाल लेते हैं। क्योंकि पथ वृत्तीय है इसलिए चित्र में ज्यामिति से स्पष्ट है कि वी आर तथा वी आर के तथा वी डैश आर डैश के लंबत है। देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इस पोजीशन वेक्टर पर लंबत है कि नहीं, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है ना। तो v और r डैश परस्पर एक दूसरे के लंबत हैं, ठीक है ना, और v डैश और r डैश एक दूसरे के परस्पर लंबत हैं। तो ज्यामिति से स्पष्ट है कि v r के तथा v डैश r डैश के लंबत हैं, इसलिए डेल्टा v डेल्टा r के लंबत होगा, है ना। अब देखो डेल्टा r कैसे मिलेगा कि ये इसका r वेक्टर है ना, और ये क्या है, इसका r डैश वेक्टर है। तो r डैश कब मिलेगा, जब r में डेल्टा r जोड़ देंगे, है ना। तो ये r है और ये डेल्टा r है, तब इसका और इसका सदिश योग के, देखो ये इसका पूंछ हो गई, ये इसका सिर हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई, ये डेल्टा r का सिर हो गया, और फिर इसकी पूंछ को इसके सिर से मिला दोगे तो ये क्या मिल गया, परिणामी सदिश मिल गया। तो यानी ये प्लस ये बराबर ये वेक्टर। तो ये r डैश कब मिल रहा है ना, इस तरह से ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है ना, और ये क्या है, इसकी अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति में जो स्थिति में परिवर्तन आया उसको जोड़ देंगे तो अंतिम स्थिति निकल जाएगी। तो यानी r में जब डेल्टा r जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, r डैश मिलेगा, है ना। तो देखो डेल्टा r की डायरेक्शन ये है और डेल्टा v की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताओ, ये डेल्टा r की डायरेक्शन है और ये किसकी है, डेल्टा v की। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वही सेम चीज होगी कि नहीं होगी कि v और r परपेंडिकुलर हैं, v डैश और r डैश परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसी प्रकार यानी डेल्टा v है ना, डेल्टा v कैसे है, ऐसे है, और डेल्टा r कैसे है, ऐसे, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आया ना समझ में, देख लो यही कहना चाह रहा है ये। इसलिए डेल्टा v डेल्टा r के क्या होगा, लंबत होगा। पुनः क्योंकि औसत त्वरण जो होता है वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के अनुदिश होता है। अब एक्सेलरेशन किधर होता है बताओ, जिधर वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन की दिशा क्या आ रही है, ये अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे ये वाली है ना, डेल्टा v की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ है कि नहीं है ना। तो किसकी तरफ है, सेंटर की ओर है ना। तो पुनः क्योंकि औसत त्वरण जो डेल्टा v है, a बार क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के अनुदिश है, इसलिए a बार जो औसत त्वरण है भी किसके, डेल्टा r के लंबत होगा, है ना। क्योंकि डेल्टा v डेल्टा r के लंबत है, तो और जो a बार होता है, त्वरण जो होता है वो डेल्टा v के अनुदिश होता है। तो इधर की तरफ हो गया ना, इस डायरेक्शन में हो गया ऐसे, है ना। तो ये जो a बार है ये भी इस डेल्टा r के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें बताया गया है, इसलिए a बार भी डेल्टा r के लंबत होगा। अब यदि हम डेल्टा v को उस रेखा पर रखें जो r व r डैश के बीच के कोण के समद्विभाजक को द्विभाजित करती है ना। हम डेल्टा v को यहाँ पे रख दिया हमने, इस वाले पे, ये जैसे ये डेल्टा थीटा है और इसका समद्विभाजक ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी, ये समद्विभाजक की लाइन होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अब यदि हम डेल्टा v को उस रेखा पर रखें जो r व r डैश के बीच के कोण को द्विभाजित करती है, तो हम देखेंगे कि इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। किधर की तरफ है इसकी डायरेक्शन, वृत्त के केंद्र की ओर है। इन्हीं राशियों को चित्र 4.19b में दिखाया गया है ना। और उसमें क्या कर दिया गया, इस वाले इसमें ये समयांतराल कम कर दिया गया। देखो इसमें यहाँ p से p डैश की दूरी क्या थी, ज़्यादा थी। अब p और p डैश को क्या लिया है, नज़दीक लिया है ना, यानी टाइम पीरियड क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस केस में भी है ना सेम रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, यानी जो डेल्टा v है वो किसके, डेल्टा r के परपेंडिकुलर होता है। और चूंकि जो त्वरण होता है वो डेल्टा v के अनुदिश होता है, इसलिए इस केस में भी जो त्वरण है वो किसके, इस डेल्टा r के परपेंडिकुलर हो गया या केंद्र की ओर हो गया, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं। इन्हीं राशियों को चित्र 4.19b इस वाले में छोटे समय अंतराल के लिए दिखाया गया है। इसमें टाइम पीरियड क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। डेल्टा v अतः a बार की दिशा पुनः केंद्र की ओर होगी। देखो ये v वेक्टर है, ये v वेक्टर हो गया, है ना, और ये क्या है, v डैश है ना। तो ये v डैश कब आता है, जब v में क्या जोड़ते हैं, डेल्टा v जोड़ देते हैं। तो देखो ये
कब बनेगा, त्रिभुज कैसे बनेगा, इसमें जब ये जोड़ोगे तब ये परिणामी सदिश हो गया। तो ये v हो गया, ये डेल्टा v वेक्टर हो गया। यानी v डैश वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे तब आएगी जब डेल्टा v की ऐसे होगी, क्योंकि v में डेल्टा v जुड़ने के बाद v डैश मिलता है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, देखो कि ये डेल्टा v की जो डायरेक्शन है ना, और आर डैश कब मिलता है, जब आर में क्या जोड़ देते हैं, डेल्टा आर जोड़ देते हैं। तो देखो आर डैश की डायरेक्शन ये है, तो ये आर की है, तो जब आर डेल्टा आर कैसे होगा, ऐसे होगा, तब जाके आपको ये मिलेगा, है ना। तो ये डेल्टा वी की डायरेक्शन अगेन डेल्टा आर के क्या हो गई, लंबवत हो गई। और जो त्वरण होता है वो डेल्टा वी के अनुदिश होता है, तो वापस से जो त्वरण है वो डेल्टा आर के लंबवत हो गया या केंद्र की ओर हो गया। तो यही इसमें दिखाया गया है ना। ये जो कहना चाह रहा है ना आपसे, यही कहना चाह रहा है। देखो तो अगला जो ये बी चित्र है, छोटे समय अंतराल के लिए दिखाया गया है। डेल्टा वी अतः ए बार औसत त्वरण जो है की दिशा पुनः केंद्र की ओर होगी, ठीक है ना। अगले चित्र सी में डेल्टा टी को क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया, यानी इसको बस पी जो डैश है इसको वापस पी पे ही ले आए हम, है ना। यानी बहुत समय अंतराल को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, यानी पी डैश को वापस यहीं ले आए, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे आ गए, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। तो ये तात्क्षणिक वाली चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या है, ये उसका स्थिति सदिश है आर, ये उसका वेग सदिश है ना। तो त्वरण सदिश कैसे होगा, इस तरफ केंद्र की ओर हो गया, ठीक है ना। ये इसमें समझाया गया। देखो चित्र 4.19 सी में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसलिए औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण के बराबर हो जाता है, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए वस्तु के त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो आई कि नहीं ये बात समझ में, यानी अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है, बस ये ध्यान रखना है कि चाल कैसी है उसकी, एक समान है, ठीक है ना। तो जो त्वरण है वो हमेशा किसकी ओर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए वो बच्चा जब साइकिल चला रहा होता है वृत्ताकार पथ पर, तो किधर की तरफ गिरता है, वो अंदर की ओर गिरता है, केंद्र की ओर गिरता है, ना कि बाहर की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए वस्तु के त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अतः अब हम त्वरण की परिमाण निकालेंगे। तो दिशा निकल गई ना हमको, अब इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे फॉर्मूले के द्वारा। देखो बहुत आसान है, परिभाषा के अनुसार ए का परिमाण जो होता है वो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, है ना। ए का ये मॉड हो गया ना, परिमाण हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की लिमिट क्या ले ली हमने, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मान लीजिए आर व आर डैश के बीच का कोण डेल्टा थीटा है ना। ये देखो आर व आर डैश के बीच ये कोण कितना है, डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा है, क्योंकि वेग v तथा v डैश सदैव स्थिति सदिशों के लंबवत हैं, है ना। v किसके लंबवत है, r के, और v डैश किसके लंबवत है, r डैश के, है ना। स्थिति सदिशों के लंबवत हैं, है ना, इसलिए उनके बीच का कोण भी डेल्टा थीटा होगा, है ना। क्योंकि देखो r और r डैश के बीच कितना कोण है, डेल्टा थीटा है। देखो यहाँ पे r और r डैश के बीच कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। और चूंकि v किसके लंबवत है, r के, और v डैश किसके लंबवत है, r के, है ना। तो v और v डैश के बीच भी कोण कितने डिग्री होगा, डेल्टा थीटा होगा। तो देखो ये v और v डैश के बीच भी कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है ना। अतएव स्थिति सदिशों द्वारा निर्मित त्रिभुज, है ना। तो इसलिए जो स्थिति सदिशों द्वारा जो निर्मित त्रिभुज है, यानी देखो ये r डेल्टा r का सम r डैश, है ना। और जो ये वेग सदिशों द्वारा जो निर्मित त्रिभुज है v प्लस डेल्टा v बराबर v डैश। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं सी पी पी डैश, है ना, और इसमें क्या हो गया, सी पी पी डैश, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका आई जी एच, है ना। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाते हैं, समरूप। देखो क्योंकि C, ये C किस किस की, R और R डैश के बीच में है ना। तो C के करस्पॉन्डिंग बिंदु V और V डैश के बिंदु कौन सा हो गया, G हो गया, है ना। और C से P की तरफ क्या है, R है, तो G से H की तरफ
ये V की क्या है, H है, तो C के करस्पॉन्डिंग बिंदु G हुआ, P के करस्पॉन्डिंग बिंदु H हुआ और P डैश के करस्पॉन्डिंग बिंदु क्या हो गया, I। तो ट्राइंगल CPP डैश, सिमिलर का चिन्ह ऐसे लगाते हैं ना अपन, किसके हो गया, त्रिभुज GHI, है ना। एंगल नियम से, कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं बेटा, देखो ये अतएव स्थिति सदिशों द्वारा निर्मित त्रिभुज CPP डैश तथा वेग सदिशों V डैश तथा डेल्टा V, इनके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज हैं ये क्या है, GHI, ये क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। इस प्रकार एक त्रिभुज जब समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज तो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, क्या था बेटा समरूप त्रिभुजों में, कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। तो उसमें क्या मिल गया, समरूप है ये। इस प्रकार एक त्रिभुज के आधार की लंबाई व किनारे की भुजा की लंबाई का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तदनुरूप लंबाइयों के अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो किसके, आधार की लंबाई और किनारे की लंबाई। तो देखो अब इसमें आधार क्या है, ये डेल्टा आर है, आधार क्या है इसका, डेल्टा आर है, और ये समान है ना। देखो आर और आर डैश क्या है, ये परिमाण तो दोनों का समान है क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इनका जो अनुपात है दोनों में बराबर होगा, है ना। तो देखो डेल्टा आर बटे कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर कहां से आ गया तुम कहोगे, क्योंकि ये कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, दे रखा है ना शुरू में दिया हुआ है कि आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, आर त्रिज्या का, ये देखो V से R त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश गतिमान है, ठीक है ना। तो डेल्टा R बटे कैपिटल R, यानी डेल्टा R बटे कैपिटल R, इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना समरूप त्रिभुजों में। तो डेल्टा R बटे कैपिटल R, और इसकी क्या हो गई, डेल्टा V बटे V, है ना। तो डेल्टा V बटे V, यानी इसका आधार क्या है, डेल्टा V है ना, और इसकी किनारे की भुजा क्या है, V है। तो डेल्टा V बटे V बराबर क्या हो गया, डेल्टा R बटे R। तो इससे हमको डेल्टा V बराबर क्या मिल जाएगा, V मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना, और डेल्टा R अपॉन R, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि डेल्टा V बराबर V डेल्टा R अपॉन R, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, इसलिए अब त्वरण क्या होता है, त्वरण आपको पता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, है ना। तो ए क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी पिछले वाले सूत्र में क्या आया था, है ना, डेल्टा वी अभी देखा था ना आपने, ये ना डेल्टा वी क्या था, वी डेल्टा आर अपॉन आर, है ना। तो डेल्टा वी का क्या सूत्र था, डेल्टा वी का था वी फिर डेल्टा ये R बटे R, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये रहा, है ना, डेल्टा V बराबर V डेल्टा R अपॉन R, है ना। तो इसमें डेल्टा और लगा दो आप, ठीक है। ये डेल्टा V, ठीक है ना, और ये डेल्टा R अपॉन R। तो अब ए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा वी का परिमाण बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा वी की जगह ये रख दो वी डेल्टा आर अपॉन आर, है ना। तो देखो इसकी ए बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और डेल्टा वी की जगह क्या रख दिया, वी डेल्टा आर अपॉन आर, और ये डेल्टा टी पहले से ही है। तो देखो वी अपॉन आर को तो आगे लिख लिया, है ना, और इधर क्या आ गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो v अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ये वेग होता है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि स्थिति सदिश में परिवर्तन क्या है, विस्थापन है। डेल्टा आर क्या है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का जो टाइम वो है, क्या नाम है, जो विस्थापन है वही तो डेल्टा आर है। तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, v होता है। दूसरा इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, यदि डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा थीटा भी छोटा होगा। ऐसी स्थिति में चाप पीपी डैश को लगभग डेल्टा आर के बराबर मान लेते हैं, यानी ये जो है ये बहुत छोटा है तो ये सीधी रेखा बन जाती है ना। तो अब इस केस में जो ये डेल्टा आर है ना, दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय,
है ना। तो चाल क्या है, v है, और ये यानी चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय, तो डेल्टा r बराबर क्या हो गया, v डेल्टा t, या डेल्टा r अपॉन डेल्टा t बराबर क्या मिल गया, v मिल गया आपको, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t की जगह क्या लिख दिया, v। तो देखो ये v बटे r तो है ही, और इसकी जगह और क्या आ गया, v आ गया, तो क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन r, बस ये सूत्र आ गया। तो किसका सूत्र निकल के आ गया, ये त्वरण का, है ना। एक समान वृत्तीय पथ पर गति करने वाले वस्तु का त्वरण क्या होता है, AC, C क्यों नाम दिया गया बताओ इसको, सेंट्रीपिटल, केंद्र की ओर है ये, सेंटर सीकिंग है, किसकी ओर है ये, केंद्र की ओर है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं इसीलिए इसको, है ना। तो इस प्रकार अभिकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि अभिकेंद्रीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि केंद्र की ओर दिशा होती है इसकी। AC का मान क्या निकल के आ गया, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। AC इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन r। तो देखो ये कैसे निकले, उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया था हमने, समरूप किया, है ना। और समरूप ट्राइंगल्स में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये AC का फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार किसी r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ के अनुदेश v चाल से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी कारण इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यह पद न्यूटन ने सुझाया था। अभिकेंद्र त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख ये हाइगन्स ने इसमें कोई बेटा वो प्रकाशित करवाया था, किंतु संभाव्यतः न्यूटन को भी कुछ वर्षों पूर्व इसका ज्ञान हो चुका था। अभिकेंद्र को अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अभिप्राय केंद्र अभिमुख यानी केंद्र की ओर। क्योंकि वेग तथा r दोनों अचर हैं, इसलिए अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण भी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये वेग एक समान चाल से चल रहा था कि नहीं चल रहा था वो, और r क्या है, उसकी त्रिज्या है ना। तो v स्क्वायर अपॉन r क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो त्वरण क्या है, त्वरण का परिमाण समान है, लेकिन चूंकि त्वरण की दिशा हर क्षण क्या हो रही है, बदल रही है, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है तो त्वरण की दिशा भी बदल रही है। तो इसलिए त्वरण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है दिशा की वजह से, ठीक है ना। तो क्योंकि v तथा r दोनों अचर हैं, इसलिए अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण भी अचर होता है, परंतु दिशा बदलती रहती है और सदैव केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण एक समान सदिश नहीं होता, है ना, यूनिफॉर्म वेक्टर ये नहीं है इसकी, क्योंकि इसकी क्या बदल रही है, हर क्षण दिशा बदल रही है, ठीक है। तो देखो AC का क्या निकल के आ गया, v स्क्वायर अपॉन r, है ना। अब एक इस त्वरण को एक होता है ओमेगा के रूप में और एक होता है इसकी आवृत्ति के रूप में, है ना, ओमेगा के रूप में और एक इसकी आवृत्ति के रूप में भी इसके फॉर्मूले डिराइव करके दिखा रखे हैं। देखो बहुत आसान है। किसी वस्तु के एक समान वृत्तीय गति के वेग तथा त्वरण को हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, है ना। चित्र 4.19 में दिखाए अनुसार डेल्टा टी क्या है, टी डैश माइनस टी है। समय अंतराल में जब कण P से P डैश पर पहुंच जाता है तो रेखा CP थीटा कोण से घूम जाती है, जो ये रेखा CP है ना। जब यहाँ पे माना T पे है ये बिंदु, समय T पे है, ठीक है ना, और यहाँ P डैश पे समय T डैश पे कितना कहाँ पहुँच गया, P डैश पे पहुँच गया, तो P से कहाँ पे पहुँच गया, P डैश पे पहुँच गया, तो डेल्टा टी टाइम में पहुँचाइए, और डेल्टा टी टाइम क्या है, T डैश माइनस टी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो CP रेखा है ना, ये एक तरह से घड़ी की सुई ऐसे खिसक के कहाँ पहुँच गई, CP डैश पे पहुँच गई, और कितना कोण बना लिया इसने, डेल्टा थीटा, है ना। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा थीटा जो क्या हो गया, इसका कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे वेग जो होता है, जो रैखिक वेग होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है, वो क्या होती है, विस्थापन बटे समय होती है, यानी रैखिक विस्थापन बटे समय। उसी प्रकार से एक नई टर्म आती है बेटा इसमें, कोणीय विस्थापन, जिसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा, है ना। ओमेगा क्या होता है, कोणीय
वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय एंगुलर वेलोसिटी है ये, है ना। तो जिस तरह से जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके विस्थापन बटे समय के बराबर होती है, तो वैसे ही ये जो कोणीय वेग है ये कोणीय विस्थापन बटे समय के बराबर। तो कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा, और समय क्या है, डेल्टा टी। तो ये आ गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये इसमें दिखाया गया है, देखो। है ना, देखो बेटा, तो चित्र 4.19 में दिखाए अनुसार डेल्टा टी यानी टी डैश माइनस टी समय अंतराल में जब कण पी से पी डैश पर पहुंच जाता है तो रेखा सी पी डेल्टा थीटा को कोण से घूम जाती है ना। इस डेल्टा थीटा को हम कोणीय दूरी कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस बोल दो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो। कोणीय वेग ओमेगा, ग्रीक अक्षर ओमेगा को हम कोणीय दूरी के समय परिवर्तन की दर के रूप में, तो ये ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कोणीय दूरी के समय परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यानी कोणीय दूरी में समय के साथ परिवर्तन। तो कोणीय दूरी क्या है, डेल्टा थीटा है, बटे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ना। अब यदि डेल्टा टी समय में कण द्वारा चली गई दूरी को डेल्टा एस से व्यक्त करें हम, तो पी पी डैश क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया, है ना। जो ऐसे चल के गया है ना, ये इस वृत्ताकार पथ पे जो चल के गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, पी था, पी बिंदु था, और यहाँ पे क्या था, पी डैश बिंदु था आपका। तो इसको अगर हम डेल्टा एस से करें तो ये वी क्या हो गया, जो चाल है वो क्या हो गई, या वेग है वो क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो गया। परंतु डेल्टा एस क्या होता है, आर डेल्टा थीटा, है ना। देखो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, याद करो। देखो एक क्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, है ना। तो कोण क्या है आपका, डेल्टा थीटा, कोण क्या है, डेल्टा थीटा। चाप क्या है, डेल्टा एस, है ना, बटे त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है ना। तो डेल्टा एस बराबर क्या मिल गया, आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो गया, आर डेल्टा थीटा। तो ये रहा, देखो डेल्टा एस बराबर क्या हो गया, आर डेल्टा थीटा। तो इसलिए v बराबर क्या हो गया, v बराबर हो गया आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। v बराबर क्या निकल गया, क्योंकि v क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। v क्या है, देखो ये रहा, v क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एस क्या निकाल रहा, आर डेल्टा थीटा निकाल लिया, है ना। देखो v क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है ना ये। और अभी हमने देखा कि ये डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस है आर डेल्टा थीटा। तो देखो v बराबर क्या हो गया, डेल्टा एस की जगह पे ये रख दिया आर डेल्टा थीटा, और बटे क्या है, डेल्टा टी, और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है, ओमेगा है। तो ये क्या बन गया, आर ओमेगा। तो एक नया सूत्र निकल के आ गया, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, और ये रेडियस, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन निकल के आ गया, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर। अभिकेंद्रीय त्वरण को हम कोणीय चाल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं ना। अब इसका AC में रख दो, तो AC बराबर क्या है, v स्क्वायर बटे r होता है। तो v की जगह क्या रख दिया, ओमेगा r, तो v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटे r। तो एक r से एक r कट गया, तो AC बराबर क्या निकल के आ गया, ओमेगा स्क्वायर r। तो AC के दो फॉर्मूले आ गए नहीं आ गए, तो AC का एक तो क्या था, v स्क्वायर बटे r, और दूसरा ओमेगा के रूप में क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये इसका दूसरा निकल गया, ठीक है। ये किसके रूप में निकला, कोणीय वेग के रूप में। अब आवृत्ति के रूप में भी निकाल सकते हो आप, किसके रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में। देखो बेटा, वृत्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं, है ना। एक चक्कर, किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। और एक सेकंड वस्तु जितने चक्कर लगाती है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं, न्यू, है ना। देखो अब यहाँ ध्यान रखना, ये v और न्यू एक जैसे लग रहे हैं आपको, है ना। v वेलोसिटी और ये आवृत्ति का चिन्ह। तो देखो मैं करने के लिए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि v में तो ऐसे घुंडी लगा दिया करो आप, v में तो वेग में तो क्या लगा दो, घुंडी लगा दो, और इस न्यू जो आवृत्ति इसको ऐसे रख दो, है ना। तो इससे पता चल जाएगा। बाकी अब देखो ये वेग है, यहाँ दिख रहा है ना आपको,
ये तो क्या है, वेग है ना, और ये क्या है, आवृत्ति है। देखो सेम से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कंफ्यूजन होने की स्थिति है ये, है ना, ये और ये क्या है। लेकिन तुम क्या करो कि वेग जब जहां लिखते हो तो वहां ऐसे घुंडी मार दिया करो इसके अंदर, और आवृत्ति जब लिखो तो इसको ऐसे खुली रख दो, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, आवृत्ति का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा इसको। तो आवृत्ति किसको बोलते हैं, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं। परंतु इतने समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, वो 2πr करती है ना, कि r उसकी क्या है, त्रिज्या, तो परिधि के बराबर करेगी नहीं करेगी, है ना। तो वेग, ये जो वेग है, ठीक है ना, वेग क्या हो गया, दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है ना। तो वेग, ये देखो ये v वेग है ना, इसका ये जो v है ये क्या है, वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है, चाल या वेग दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी कितनी दूरी तय कर रहा है, 2πr, और समय कितना है उसका, आवर्तकाल t। तो क्या आ गया, 2πr/t। ठीक है ना, तो ये आ गया देखो वेग बराबर क्या आ गया, 2πr/t, है ना। और जो 1/t होता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या बोलते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस 2πr/t को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, है ना। वेग बराबर क्या आ रहा है, 2πr/t, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2πr गुणा 1/t, और 1/t क्या होती है, न्यू होती है। तो वेग देखो मैंने गुंडी मार दी ना इसके अंदर, वेग बराबर क्या हो गया, 2πr न्यू आ गया ना, देख लो ये रहा, है ना। तो वेग बराबर क्या निकल के आ गया, 2πr न्यू आ गया। तो ये वेग है और ये क्या है, न्यू है, आवृत्ति है, यहां ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ये रहा v/r होता है। ठीक है ना, तो इसमें रख दोगे आप, या v/r लाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ये v/r लाओगे तो 2π न्यू आ गया कि नहीं आ गया। देखो ओमेगा और v में क्या संबंध होता है, v = r ओमेगा होता है ना। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा v/r आ जाएगा, और चूंकि v बराबर क्या है, 2πr न्यू है ना, तो r से r कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 2π न्यू। देखो ये आवृत्ति है। ऐसे वेग बराबर क्या हो गया, 2π न्यू r, और जब इसमें त्वरण में रख दोगे इसको, है ना, त्वरण क्या होता है, v²/r होता है कि नहीं होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, v²/r, है ना। और v की जगह ये रख दोगे 2π न्यू r, तो v² क्या हो जाएगा, 4πr² न्यू स्क्वायर r² बटे r, तो एक r से एक r कट जाएगा ना, है ना। तो क्या आ जाएगा, AC = 4π² न्यू स्क्वायर r, ये न्यू है, आवृत्ति है ना। तो देखो ये तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, AC = v²/r। तो v क्या था, उसका लीनियर वेलोसिटी थी। ठीक है ना। अगर आप ओमेगा के रूप में लिखना चाहते हो, कोणीय वेग के रूप में लिखना चाहते हो, तो AC बराबर क्या हो जाता है, ω²r। AC = क्या होता है, ω²r। और अगर आवृत्ति के रूप में लिखना चाहते हो त्वरण को, तो ये आ गया 4πr² न्यू स्क्वायर r। तो इस तरह से आपके ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, है ना। देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग मज़ेदार है ये, है ना। तो ये थ्योरी अगर समझ में आ जाती है तो आपके ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे के सारे आपसे हो जाते हैं। तो देखो बेटा हमने आपकी फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब मैं कोशिश करूँगा आपकी केमिस्ट्री के, देखो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के मैंने वीडियो बना दिए थे, अब मैं आपको केमिस्ट्री के जो फर्स्ट लेसन है उसके न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ 1-2 दिन में करने की। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।